हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई इस तरह का वाक़या ज़रूर पेश आता है जो कि ना सिर्फ स्ट्रेंज होता है बल्कि उस वाक़ये के पेश आने के बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाते हैं। आज की ये जो कहानी है ये कुछ ऐसी ही कहानी है और ये कहानी अब्दुल समद साहब की कहानी है। और ये जो भी एक्सपीरियंस है ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। इससे पहले हम अब्दुल समद साहब की इस खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दें। अब्दुल समद साहब बताते हैं कि 1994-95 चल रहा था और ये फेडरल एरिया के एक ब्लॉक में एक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक कमरे में रहा करते थे। बेसिकली क्योंकि ये अकेले थे, ये किसी भी वजह से इनको सेपरेट रहना पड़ रहा था, तो इसी वजह से इन्होंने एक कमरा किराए पे लेके वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। दिन में ये बताते हैं कि मैं जॉब के ऊपर हुआ करता था और कभी रात को 11 बजे, कभी 12 बजे, इवन के कभी 1 बजे वापस आया करता था। नीचे क्योंकि सेपरेट रास्ता था, सेपरेट सीढ़ियाँ थी, तो जो लोग नीचे रहा करते थे उनको मेरे आने जाने से कोई गर्ज नहीं थी। जब से मैं इस रूम के अंदर शिफ्ट हुआ था कुछ अजीब सी बातें थी जो मैंने महसूस करना शुरू की थी। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि गर्मी के मौसम में भी ना सिर्फ सर्दी का एहसास हुआ करता था बल्कि कभी कभी तो इस कदर सर्दी महसूस होती कि गर्मी के मौसम में भी मुझे अपने ऊपर चादर डालनी पड़ती। बात अगर यहाँ तक रहती या वेदर तक रहती तो शायद ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था बहुत सारी और भी बातें थी जो मैंने महसूस करना शुरू कर दी थी। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि मैं जब कमरे के अंदर मौजूद होता तो मुझे ऐसा लगता कि इस कमरे के अंदर एक अजीब सी प्लेजेंट सी स्मेल है जो अक्सर मुझे महसूस हुआ करती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई लाइट सा इत्र लगा रखा हो और ये कुछ इस कदर महसूर कुन है, ये इतना अजीब है कि बार बार इसको इग्नोर करने के बावजूद ध्यान मेरा इसी खुशबू की तरफ जाता चला जाता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस कमरे में जब ये खुशबू आया करती थी तो मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं हुआ करता था। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता कि जब मैं इस कमरे में यानी रात में वापस आता तो मुझे अपने कमरे के अंदर ऐसा लगता जैसे किसी ने इस कमरे में आने के बाद बाल बनाए हों, और ख़ास तौर पे जैसे ख़वातीन के बाल हुआ करते हैं वैसे बाल जगह जगह बिखरे बिखरे नज़र आते। या फिर ख़ास तौर पे जो बेड था उस बेड के ऊपर मुझे बेतहाशा बाल दिखाई दिया करते। अब जबकि ये सब हो रहा था तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि नीचे वाले या फिर आगे पीछे जो भी मालिक वगैरह हैं अक्सर मेरी गैर मौजूदगी में या तो चुपके से इस कमरे के अंदर आया करते हैं या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो मेरे लिए बाइस से हैरत है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था। जब मैं वापस आया, आने के बाद मैंने खाना खाना शुरू किया तो मेरी आदत थी जब भी मैं खाना खाता था तो बेड के ऊपर बैठ के खाना खाया करता था। खैर मैंने जब खाना खाना शुरू किया तो खाना खाते खाते जब मेरी बेड के कॉर्नर की तरफ निगाह गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी औरत की टूटी हुई चूड़ियाँ हैं जो वहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये सब क्यों हो रहा था या ये क्या तमाशा था, मैं अब तक इस बात को समझने से कासिर था। आप यकीन करें कि इसी दौरानी में जबकि ये सब कुछ चल रहा था एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे वापस आते आते रात के तकरीबन 2:30 या 3 बजे का टाइम हो गया। अब जैसे ही मैं सीढ़ियों से होता हुआ उस तरफ आया जहाँ पे मेरा कमरा मौजूद था, तो जैसे ही मैं उस हिस्से में आया मुझे ऐसा लगा कि कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी हुई हुई है, जैसे कि शायद किसी ने ज़ीरो का बल्ब जला रखा हो या उस कमरे के अंदर किसी मोमबत्ती को रोशन कर दिया गया हो। इससे पहले कि मैं सूरत हाल को मज़ीद जान पाता या अंदर जाके देखता कि आखिर कौन है जो अंदर मौजूद है, मुझे बाकायदा अंदर की तरफ से किसी लड़की के हंसने की या कहका लगाने की आवाज़ सी महसूस हुई। अब जैसे ही मुझे उस कमरे के अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आवाज़ आना शुरू हुई तो एक उम्मीद जागी। मुझे लगा कि आज जो भी है जो कि मेरी गैर मौजूदगी में अंदर आया करता है वो वक्त आ चुका है कि जब मैं इसको पकड़ लूं और पकड़ने के बाद इससे पूछूं कि इसको किसने इजाज़त दी है कि मेरी गैर मौजूदगी में इस तरह से इस कमरे के अंदर दाखिल हो जाए।
आप यकीन करें कि ये सब सोचने के बाद जैसे ही मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके कमरे के सामने आया और मैंने जाली के रास्ते से यानी जहाँ से मैं अंदर झाँक के कमरे के अंदर का नज़ारा देख सकता था, मैंने अंदर की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता करके झाँकना शुरू किया। तो कुछ अजीब सा खौफनाक सा मंज़र था जो मेरी आँखों के सामने मौजूद था। जहाँ पे मेरा बेड लगा हुआ था उसके एग्जैक्टली सामने की तरफ एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, जो कि अक्सर मैं बनने संवरने के लिए या बाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया करता था। मैंने देखा कि बेड के आखिर में यानी शीशे के सामने कोई बैठा हुआ है, और जो भी बैठा हुआ है शायद वो एक लड़की है जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। हैरानकुन बात यह थी कि जो भी लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी उसके हुलिये को देख के ऐसा लग रहा था उसने अपने बाल खोल रखे हैं और वो मुसलसल अपने बालों को कंघी के ज़रिए संवारने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, मैं उसके पीछे की तरफ से उसको देख रहा था, यानी मेरे सामने वो मौजूद नहीं थी, लेकिन क्योंकि सामने शीशा था इसी वजह से मैं उसको सामने की तरफ से या शीशे के ज़रिए देख सकता था। खैर, जैसे ही मेरी नज़र उस लड़की या उस औरत के चेहरे की तरफ पड़ी, एक लम्हे के लिए मुझे झटका सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे इस औरत या लड़की का जो चेहरा है वो आधा चेहरा जला हुआ या झलसा हुआ चेहरा है, जबकि जो बाकी चेहरा था वो इस कदर सफ़ेद था जैसे कि इसके चेहरे पे कोई पाउडर या क्रीम लगा दी गई हो। इसी दौरानिए में जबकि मैं इस लड़की या औरत के ऊपर गौर कर रहा था, इसने वहीं बैठे बैठे अपने बालों को संवारते संवारते एकदम से मेरी तरफ अपना मुंह करना शुरू किया, जैसे कि शायद इसको पता चल चुका था कि मैं इसको पीछे या बाहर की तरफ से अंदर झांक के देख पा रहा हूँ। आप यकीन करें कि देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये औरत इतनी फुर्ती के साथ खड़ी हुई, और ना सिर्फ खड़ी हुई बल्कि उसने बाकायदा मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे ये औरत मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी, जब मेरी नज़र इस औरत के कदमों की तरफ पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव या तो उल्टे हैं या फिर मुझे कोई वहम हुआ है। खैर, मैंने पहली बार के बाद जब दूसरी बार उसके पैरों पे गौर करना शुरू किया तो वाकई में इस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों पे बेतहाशा बाल भी मौजूद हैं। अब अगले ही लम्हे जबकि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हट के वापस नीचे जाना चाहता था, मुझे ऐसा लगा कि एकदम से किसी ने मेरे कंधे पे अपना हाथ रख दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने अपने कंधे से पीछे की तरफ देखना शुरू किया तो वही खौफनाक शक्ल वाली औरत मेरे सामने मौजूद थी, जो कि अभी कुछ सेकंड्स पहले मुझे कमरे के अंदर से अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। इसको देखने के बाद या इसके खौफनाक चेहरे को देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो चुका था, और ऐसा ही था कि मैं वहाँ पे गिर के बेहोश हो चुका था। और जब मेरी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था, और जो लोग नीचे रहा करते थे वो इवन जो मालिक मकान था ये सारे के सारे मेरे अतराफ में खड़े हुए थे। ये स्टोरी हमें मिस फ़रा ने कराची से शेयर की है। ये बताती है कि ये जो वाक़या इनके साथ पेश आया था ये अब से तकरीबन 21-22 साल पुराना वाक़या है, और उस दौर में ये शाहर फैसल के एक ऑफिस में जॉब किया करती थी। अब क्योंकि इनकी जो जॉब थी वो एक फ्लोर मैनेजर की जॉब थी, तो तकरीबन जितना भी स्टाफ था सारा का सारा इनके अंडर में था। ये बताती है कि अक्सर ऐसा होता कि हम जो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे वो प्लान बनाते, मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ जगहों पे खाना खाने जाते, यानी आप कह सकते हैं कि जो छोटी मोटी आउटिंग्स हैं वो बहुत नॉर्मल सी बात थी। अब ऐसा हुआ कि एक साथ हमारी 3 या 4 छुट्टियां आ रही थी, तो हम लोगों ने ख़ास तौर पे जो मेरे सीनियर थे हम सब ने डिसाइड किया कि क्यों ना इन 3-4 छुट्टियों में किसी दूसरे शहर चलें, किसी गांव चलें या किसी भी जगह एक्सप्लोर करें। अब सच्ची बात यह कि जो मेरे घर वाले थे वो कभी भी शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते थे, तो मैंने इनको कहा कि ये हो सकता है कि जो फार्म हाउस वगैरह होते हैं क्यों ना एक फार्म हाउस को बुक कर लें और 3-4 दिन वहाँ पे स्पेंड करने के बाद वापस आ जाएं। हालांकि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे इस बात के अपोजिट थे, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी कही हुई बात ना सिर्फ मकबूल हो जाती है
बल्कि आपके सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि आप देखते रह जाते हैं। वैसे ही वो कि एक जानने वाले थे, उनका एक फार्म हाउस था, तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि अगर आप लोग चाहें तो इन छुट्टियों में फ्री ऑफ कॉस्ट ये फार्म हाउस ले सकते हैं। और बस एक मसला था, और वो ये मसला इस तरह से था कि ये जो फार्म हाउस था ये हैदराबाद से भी तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था। आसान अल्फाज में ये एक दूसरा शहर था, और दूसरे शहर जाने में फिर दोबारा से मुझे अपने पेरेंट्स से इजाज़त मांगनी पड़ती। खैर, काफ़ी कोशिश के बाद बिला आखिर घरों के अंदर एक फार्म हाउस मौजूद था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो 3-4 दिन हैं ये यहाँ पे स्पेंड करेंगे, और इस दौरानिए में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, यानी जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो सारी की सारी हम एक साथ लेके जाएंगे। अब हम जितने भी लोग थे, यानी तकरीबन 7-8 लोग थे, जिनमें 4 ख़वातीन थीं, 2 हमारे मैनेजर लेवल के लोग थे, इसके अलावा 2 लड़के थे जो कि टॉप परफॉर्मर थे। खैर, हम लोगों ने जब ये फार्म हाउस बुक किया तो बुक करने के बाद एज़ पर डिसाइडेड टाइम हम लोग उस फार्म हाउस के लिए रवाना हुए। अच्छा, जब हम लोग उस फार्म हाउस के अंदर पहुंचे तो रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था, और जब हम वहां पे गए तो अपना सामान वगैरह एडजस्ट किया, और थोड़ा जेल होने के बाद उसके बाद जब हमने खाना खाया तो जाहिर सी बात है सारे के सारे लोग थक चुके थे, तो सब ने यही डिसाइड किया कि कुछ देर स्विमिंग वगैरह करने के बाद जाके सो जाएंगे, और फिर जब सुबह होगी तो सुबह से जो भी पिकनिक है उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे। अब मेरी शुरू से आदत थी कि जब भी मैं किसी नई जगह जाया करती थी, या मेरी सोने की जो जगह है वो चेंज हुआ करती थी, तो मुझे नींद आने में बहुत ज़्यादा मसला हुआ करता था। खैर, एक एक करके जितने भी लोग थे बारी बारी सोने के लिए चले गए, और बिला आखिर मैं अपने रूम में एक और लड़की के साथ मौजूद थी। अब मेरे साथ जो लड़की थी वो भी देखते ही देखते खर्राटे लेने लगी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था, और मैं अकेली इस फार्म हाउस के अंदर जाग रही थी। खैर, इसी दौरानिए में जब मैं फार्म हाउस के अंदर मौजूद थी तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा अटैच बात है उस बात के अंदर ये जो शावर है उधर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। अब पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन कुछ देर तक जब मुझे मुसलसल आवाज़ आती रही तो बिला आखिर में खड़ी हुई, और आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ी तो वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि शायद शावर ले रहा है। कुछ देर तक मैं उस दरवाजे को नॉक करती रही, और बिला आखिर जब अंदर से किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आया तो अल्टीमेटली मैंने दरवाज़ा खोला, और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि जो सामने शावर मौजूद है उसमें से पानी गिर रहा है। प्रॉपरली लग रहा था जैसे कि ये जो वॉशरूम है इसको बाकायदा नहाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ना ही अंदर कोई मौजूद था, और ना ही इसका जो टैप वगैरह था वो ख़राब था। खैर, मैंने उस शावर को बंद किया, और बंद करने के बाद जैसे ही मैं मुड़ी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 1 या 2 कदम आगे बढ़ाए होंगे कि एकदम से ऐसा लगा कि जो शावर है वो दोबारा से किसी ने खोला है। अब जब मैंने पलट के देखा तो वाकई में जो शावर था वो दोबारा से खुला हुआ था, और अब बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे उस शावर के नीचे कोई मौजूद है। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि उस वॉशरूम के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैं आगे बढ़ी, मैंने दोबारा से उस नल को जानबूझ के ज़ोर से बंद किया, और अब की बार जब मैंने ज़ोर लगाया और ज़ोर लगाने के बाद बंद किया तो उसके बाद जब मैं वापस मुड़ी तो बाकायदा मैं बेड तक पहुंच चुकी थी। तब तक मुझे पानी गिरने की या इस तरह की कोई आवाज़ नहीं आई। खैर, अब मैं जब बेड के ऊपर आके लेटी, मैंने आंखें बंद की और मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तो मुझे तीसरी बार ऐसा लगा कि किसी ने उस नल को या उस शॉवर को दोबारा से खोला है। अब सच्ची बात यह है कि मेरी तो सिट्टी गुम हो चुकी थी, और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं खड़ी हूँ और चौथी बार जाके इसको बंद करूँ, या मेरे साथ कमरे में जो एक लड़की मौजूद है उसको उठाऊँ। खैर, मैंने उसको नहीं उठाया, और इसी तरह जैसे तैसे करके ये रात गुजर गई। जैसे ही सुबह के 8 या 9 बजे तो एक एक करके जितने भी लोग थे वो सारे के सारे उठ गए, और बिला आखिर ये जो दिन था ये बहुत बिजी दिन था। हम मुसलसल एक एक लम्हे को एंजॉय कर रहे थे, और पूरा का पूरा दिन खेलते हुए, हंसते हुए और मस्तियाँ करते हुए खैरियत से गुजरा। खैर, जब ये दिन गुजर चुका और उसके बाद दोबारा से अंधेरा होना शुरू हुआ तो एक एक करके जितने भी लोग थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, सब के सब ने अपने अपने कमरों में जाके सोना शुरू कर दिया। और फिर वही सिचुएशन थी, रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। मैं अकेली अपने रूम के अंदर जाग रही थी, जबकि जो मेरी रूममेट थी वो बाकायदा सो चुकी थी।
खैर इसी दौरानिए में जबकि मैं जाग रही थी तो मैं ऐसी चलती हुई टहलती हुई जब खिड़की के पास आई और खिड़की से मैंने बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा मौजूद है और सामने जहाँ पे स्विमिंग पूल है उसके बिल्कुल आखिर में कोई हल्की सी लाइट जल रही है, जैसे आप एक ज़ीरो का या इस तरह का बल्ब कह सकते हैं। अब जब मैंने पहली दफ़ा उस स्विमिंग पूल की तरफ देखा या वहाँ का नज़ारा किया तो उधर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। लेकिन कुछ देर के बाद जब मैंने दोबारा से उस स्विमिंग पूल की तरफ देखा और मेरी नज़र उस लाइट की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उस लाइट के बिल्कुल बराबर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा हुआ है और शायद कोई औरत है जिसने साड़ी या इस तरह की चीज़ पहन रखी है और ना सिर्फ उसने साड़ी पहनी हुई है बल्कि अपने सर को अपने पल्लू के ज़रिए छुपाया हुआ है। मैं बड़ी हैरान थी कि इतनी रात में इस सुनसान जगह पे इस फार्म हाउस में जिसके अंदर हमारे अलावा सिर्फ एक गार्ड मौजूद है, बिलाखिर ये जो औरत सामने बैठी हुई नज़र आ रही है ये कौन है। कुछ देर तक मैं उस औरत के ऊपर गौर करती रही। वो जो औरत थी मुसलसल अपने सर के ऊपर चादर डाले हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे पानी की तरफ बहुत गौर से कुछ देख रही है। तकरीबन 4 या 5 मिनट तक मैं उस औरत को देखती रही और उसके बाद जब मैं एकदम से पीछे पलटी तो इत्तेफाक से जो मेरी रूममेट थी वो भी उठ चुकी थी। खैर जब उसने मुझे खिड़की में खड़े हुए देखा तो मुझसे पूछने लगी कि इतनी रात में आप जाग क्यों रही हैं और सामने यानी स्विमिंग पूल की तरफ क्या देख रही हैं। अब पहले तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब उसने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार पूछा, तो मैंने उसको कहा कि ये जो सामने का हिस्सा है यानी जहाँ पे स्विमिंग पूल मौजूद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई औरत बैठी हुई है। खैर मेरे कहने पे जो लड़की थी वो बहुत तेज़ी के साथ जब खिड़की के पास आई और खिड़की के पास आने के बाद जब उसने स्विमिंग पूल की तरफ देखा तो आप यकीन करें कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब ये जो लड़की थी ये मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि आपने किसको देखा है। खैर मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे एक औरत या एक लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी। वो कहने लगी कि हो सकता है कि चौकीदार की कोई जानने वाली हो, आप इस बात को जहन के ऊपर सवार ना करें। खैर वो दोबारा से अपने बेड के ऊपर जाके लेटी और मैं भी जैसे तैसे करके उसके बिल्कुल बराबर में लेटी और मुसलसल मैंने अपनी आंखें बंद रखी। मेरा ख्याल है कि 15 या 20 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे। इसी दौरानिए में मेरी भी आंख लग गई। मेरा ख्याल है कि हमें सोए हुए 2 या 3 घंटे मज़ीद गुजरे होंगे कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जो बराबर वाली लड़की है मैं जिसके साथ सो रही हूँ उसने मुझे हिला के उठाना शुरू किया है। और ऐसा ही था कि जब मैं उठ के बैठी तो मैंने देखा कि ये लड़की पहले से उठी हुई है और अजीब तरीके से मेरी तरफ देख रही है। खैर मैं भी उठ के बैठी और मैंने उससे पूछा कि भाई सब खैरियत तो है। वो कहने लगी कि अब से कुछ देर पहले मेरी इत्तेफाक से आँख खुली और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों के दरमियान यानी बेड के ऊपर जहाँ पे हम दोनों के पाँव मौजूद हैं, हम दोनों के पाँव के दरमियान ऐसा लगा जैसे कोई लड़की बैठी हुई है। अब जब मैंने उस लड़की के ऊपर गौर किया तो वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने लाल कलर की साड़ी पहन रखी है और कुछ अजीब तरीके से वो सामने की तरफ यानी जहाँ पे शीशा मौजूद है वहाँ पे देख रही है। अब जैसे ही मैंने उस लड़की को वहाँ पे बैठे हुए देखा तो मैंने अगले ही लम्हे आपको उठाना शुरू किया और जैसे ही मैंने आपको उठाने के लिए आपकी तरफ देखा और उसके बाद जब मैंने दोबारा से वहाँ पे देखा तो अब वहाँ पे कोई भी लड़की मौजूद नहीं थी। समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने देखा था वो मेरा ख्वाब था, मेरा वहम था या वाकई में एक लड़की हमारे पाँव के पास बैठी हुई थी। अब जब इस लड़की ने मुझे इस तरह का वाक़या सुनाया तो मुझे कम से कम यकीन हो चुका था कि ये जो फार्म हाउस है यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की मखलूक मौजूद है। इसी तरह जैसे तैसे करके जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद जब हमने आपस में डिस्कशन किया तो मैंने जितने भी लोग थे उन सबको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने भी और मेरी रूममेट ने भी एक लड़की की प्रेजेंस फील की है। लेकिन बाकी जितने भी लोग थे वो ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा मजाक उड़ा रहे थे। उनका ये कहना था ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती। हो सकता है कि आप दोनों का वहम हो या आप दोनों ने एक जैसा ख्वाब देखा हो। अब जब इतने सारे लोग आपके अगेंस्ट बात करें, आपको कन्विंस करें और आपको समझाएं कि जो कुछ आपने देखा है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वाकई में हम भी उनकी बातों में आ गए और हमने ये सोचा कि वाकई में ये सब कुछ जो हुआ है या जो कुछ हमने देखा है ये सरासर हमारा वहम होगा। खैर
जैसे तैसे करके ये जो दिन था ये मुकम्मल हुआ और वैसे ही बिजी दिन था। बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ की, बहुत सारा हमने वहाँ पे खेला और उसके बाद जैसे जैसे शाम हुई और फिर असर के बाद मगरिब होना शुरू हुई तो ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी जो रूममेट थी, हम दोनों की हल्की हल्की सी तबीयत ख़राब हो गई। अब हम दोनों को महसूस हो रहा था जैसे हम दोनों को बुखार चढ़ चुका है और ना सिर्फ बुखार है बल्कि हम दोनों के जिस्म में दर्द हो रहा था। हो सकता है कि हम दोनों को जो बुखार था वो थकन की वजह से हुआ हो या फिर हमारे बहुत ज़्यादा जागने की वजह से हमारी ऐसी हालत हुई हो। खैर, ये जो तीसरी रात थी, इस तीसरी रात मैं और मेरी जो रूममेट थी, हम दोनों ने खाना खाने के बाद बुखार की दवा खाई और दवा खाते ही हम दोनों को नींद आ गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 9 साढ़े 9 बजे तक सो चुके थे, जबकि जो बाकी लोग थे इत्तेफाक से वो 2 या 3 बजे तक जागते रहे थे। खैर, जब मेरी आँख खुली तो तकरीबन रात के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था और हमारे रूम के अंदर बाकी जितने भी लोग थे, यानी जितने भी लोग उस फार्म हाउस के अंदर पिकनिक पे गए थे, सारे के सारे हमारे दरमियान बैठे हुए थे। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये सारे के सारे, ख़ास तौर पे ये जो बॉयज़ हैं, ये जो भी मर्द हैं, ये हमारे रूम के अंदर कैसे और क्यों आए हैं। खैर, जब मैं उठ के बैठी तो मेरे साथ साथ जो मेरी रूममेट थी वो भी उठ के बैठ गई और कुछ देर के बाद जब हमारे ओसान बहाल हुए तो इन लोगों ने बताना शुरू किया कि अभी कुछ देर पहले, यानी तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था, तो हमारे एक सीनियर मैनेजर हैं जिनका नाम आतिफ है, वो इत्तेफाक से जाग रहे थे। वो बताते हैं कि पहले मैंने सोचा कि किसी से बोलूं कि मेरे लिए चाय बना दे, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतनी रात में किसी से चाय का बोलना या किसी से काम करवाना ये ज़रा अच्छी बात नहीं है। खैर, इसी इरादे से वो बताते हैं कि जब मैं अपने रूम से बाहर निकला और मैंने सोचा कि मैं किचन के अंदर जाता हूँ, वहाँ जाके चाय वगैरह बनाता हूँ और चाय बनाने के बाद इस चाय को लेके वापस अपने रूम में आ जाऊँगा। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं किचन की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे दूर से ही अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे पहले से ही किचन की लाइट जल रही है। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे पहले से कोई किचन के अंदर मौजूद है और जो भी मौजूद है वो कम से कम एक लड़की है। यानी कि दूर से ही मुझे किचन के अंदर किसी लड़की के होने का न सिर्फ यकीन हो चला था, बल्कि मैं अपनी आंखों से उस लड़की की जो बैक साइड थी या उसके जो बाल थे उनको प्रॉपर्ली देख पा रहा था। अब जैसे ही मैं किचन के करीब आया तो मैंने बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ सोचे एकदम से बोला कि अगर हो सके तो मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो। ये बोलते ही जब मैं बिल्कुल किचन के अंदर आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो लड़की किचन के अंदर मौजूद है, इसकी बैक साइड से हरगिज़ नहीं लग रहा कि ये जो भी लड़की है ये हमारी स्टाफ मेंबर है या फिर कम से कम हमारी एम्प्लॉई है जो कि हमारे साथ इस फार्म हाउस के ऊपर पिकनिक मनाने के लिए आई हुई है। अगर ये हमारे स्टाफ की कोई लड़की नहीं थी तो बिलाखिर ये कौन लड़की है, ये कौन औरत है जो इतनी रात में न सिर्फ किचन के अंदर मौजूद है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो खाना बना रही है। खैर, अभी तक ये जो मैनेजर थे इन्होंने इसका पीछे का हिस्सा देखा था और बज़ाहिर देखने से एक नॉर्मल सी औरत लग रही थी। उनका ये भी मानना था कि किचन के अंदर जो औरत मौजूद थी उसका वैसे ही हुलिया था, वैसे ही उसने साड़ी पहन रखी थी और वैसे ही उसके लंबे लंबे बाल थे। अब ये बताते हैं कि उसके कुछ देर बाद जब उस लड़की ने पलट के इनकी तरफ देखा तो ये बताते हैं कि उस लड़की का जो चेहरा था ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो आधा चेहरा है वो ना सिर्फ जला हुआ है बल्कि उसकी जो आंखें हैं, ख़ास तौर पे उसकी जो आई बॉल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी हैं। ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके मैं उधर से भागता हुआ अपने रूम के अंदर आया और रूम के अंदर आते ही मैंने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया। अब जैसे ही मैंने बहुत ज़ोर के साथ दरवाज़ा बंद किया तो रूम के अंदर जो दूसरा मैनेजर मौजूद था वो भी उठ के बैठ गया। अब जब इन्होंने उस मैनेजर को ये वाक़या बताया तो इन सबको यकीन हो चला था कि कुछ ना कुछ इस फार्म हाउस के अंदर मौजूद है, लिहाजा बेहतर यह है कि हम सब के सब एक रूम के अंदर रहें और ना सिर्फ एक रूम के अंदर रहें बल्कि कोशिश करें ये जो रात है हमारी इस फार्म हाउस के ऊपर आखिरी रात हो। ये सोचने के बाद इन्होंने बारी बारी जितने भी लोग थे सारे लोगों को हमारे रूम के अंदर गैदर किया और फिर सारे के सारे हमारे रूम के अंदर आके बैठ गए। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि उस वक्त से फजर होने तक 2 या 3 घंटे बाकी थे, लेकिन ये जो 2 या 3 घंटे थे ऐसा लग रहा था हमारी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल तरीन घंटे हैं। अगर किसी को वॉशरूम भी जाना होता तो उसकी ऐसी हालत होती कि आप पूछें मत। खैर, जैसे तैसे करके जब फजर की अजान हुई तो फजर की अजान के बाद जो भी हमारा सामान था वो हमने समेटना शुरू किया
और सामान समेटने के बाद जब आखिर में हमारा जो चौकीदार था, यानी जो इस फार्म हाउस पे काम किया करता था, जब उससे सामना हुआ, उससे मुलाकात हुई, तो हमने उससे पूछा कि यार हमें 2-3 दिन में मुसलसल एक औरत यहाँ पे नज़र आया करती थी। तो पहले तो वो बातें बनाने लगा कि साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो हम जैसा बंदा क्या बोलेगा। लेकिन जो मेरे सीनियर मैनेजर थे, जब उन्होंने इसके साथ सख्ती की और उसको कहा कि जो कुछ तुम्हें पता है हमें बता दो, वरना ना सिर्फ हम मीडिया में बल्कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। अब ये सुनते ही वो जो गार्ड था वो कहने लगा कि साहब मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप वादा करें कि ये जो भी बातें, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूँ, ये बातें किसी भी तरह मेरे नाम के साथ पब्लिक नहीं की जाएंगी। खैर जब उसको यकीन दिलाया गया तो वो कहने लगा कि मैं भी पिछले 2 या 3 महीनों से इस फार्म हाउस के अंदर जॉब किया करता हूँ और मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि रात के औकात में जब मैं चेयर डाल के बाहर बैठा होता हूँ तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई लड़की खड़ी हुई है, कभी ऐसा लगता है कि जो दरवाज़ा है उस दरवाजे के ऊपर कोई मौजूद है, और कभी बाकायदा ऐसा लगता है कि जो स्विमिंग पूल है जहाँ पे एक छोटी सी लाइट लगी हुई है, उस लाइट के बिल्कुल बराबर में कोई औरत साड़ी पहन के बैठी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन औरत है, कौन लड़की है और ये क्यों नज़र आया करती है। हाँ, जब से मुझे ये लड़की नज़र आना शुरू हुई है तो मैं कोशिश करता हूँ कि पाक साफ रहूँ और कम से कम आयतल कुर्सी पढ़ के अपना हिसार कर लूँ। अब जब उस गार्ड ने ये सारे के सारे वाक़यात बताए तो हम सबको भी यकीन हो चला था कि वाकई में ये जो फार्म हाउस है जो कि इस जगह मौजूद है, इस फार्म हाउस के अंदर कोई ना कोई ऐसी मखलूक ज़रूर है जो यहाँ पे रहा करती है। खैर जब हम जैसे तैसे करके अपने अपने घरों में वापस पहुँचे और उसके 2-4 दिन के बाद जब इन मैनेजर का उस फार्म हाउस के मालिक से रब्ता हुआ तो जो मालिक था वो कहने लगा कि आप जो भी बातें कर रहे हैं, इन बातों की कोई भी हकीकत नहीं है। आपसे पहले भी कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आते हैं, 1-1 हफ्ते 10-10 दिन यहाँ पे रुका करते हैं, लेकिन आज तक आप लोगों के अलावा किसी ने भी इस तरह की ना ही शिकायत की है और ना ही इस तरह की कोई बात की है। जिस तरह से वो जो मालिक था बातें कर रहा था, उसकी बातों से ही लग रहा था वो सरासर झूठ बोल रहा है। खैर हमारे जितने भी जानने वाले थे, ये जो भी हमारा सर्किल था, ख़ास तौर पे जो हमारे बॉस थे, उनको भी हमने इस फार्म हाउस का नाम और इधर जो कुछ हो रहा था वो सारी की सारी बातें बता दी। कम से कम हमारे जितने भी जानने वाले थे, ये जो भी सर्किल के लोग थे, हम चाहते थे कि कभी भी गलती से वो सारे के सारे इस फार्म हाउस का रुख ना करें।